हेलो स्टूडेंट्स। आरटीआई से दो पेपर निकाला गया था, दोनों ग्रुप में है। एक तो अम, अमित का है जो हमारे पेड बैच में है, और एक अननोन कैंडिडेट का है। इन दोनों स्टूडेंट्स का आरटीआई से जो पेपर निकाला गया उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का डिस्कशन हो चुका है और यूट्यूब में अपलोडेड है ओई चैनल में। अब हम इसी पेपर्स का ऐसे डिस्कशन करना है हमें। मगर उसके लिए सबसे पहले जो हमारे बैच में जो स्टूडेंट्स हैं उसके बारे में, यानी उसके एस्से के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये वाले स्टूडेंट का देखिए। सबसे पहली चीज मैं बोलती हूँ, कभी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट मत करो। डायरेक्ट हिट इसका मतलब है क्वेश्चन नेशनल सिक्योरिटी पे है, तो प्लीज क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट मत करिए। नेशनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी से शुरू कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कोई सोशल साइंस का या साइंस का पेपर नहीं होता है, ठीक है। व्हाट इज द रीजन गिवन फॉर दिस द रीजन गिवन फॉर दिस आर एज फॉलोज, और से शुरू हो जाते। तो ये तो एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट। मगर ऐसे में डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं होता शुरुआत में, उसमें तो हम थोड़ी भूमिका बांधते हैं, माहौल बनाते हैं। और वो माहौल जब बन जाता है उसके बाद हम ऐसे क्वेश्चन को पूरा का पूरा एक्सपोज करते हैं। तो ये गलती कभी भी मत करना। इसने ये किया। दूसरी गलती इसने क्या किया, सब हेडिंग वाइज लिखा। तो मैंने शुरू से मना किया हुआ है सब हेडिंग वाइज पॉइंट वाइज कभी भी अपना ऐसे नहीं लिखने के लिए। तो मैं ये बोलूंगी कि आप इसको वापस से लिख के मुझे दिखाइए। ओके, ऐसे नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा, और एग्जामिनर देखेगा उसको बोले वो चेक ही नहीं करेगा ऑब्वियसली। अब उसके बाद ये वाला है एक और स्टूडेंट का। मैंने बोला हुआ है बहुत क्लियरली, एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में स्टूडेंट्स कभी भी आप आई यू का मेंशन नहीं करोगे, लेटस ये सब कुछ मेंशन नहीं करोगे। आप पूरे आपके आंसर स्क्रिप्ट में आप कहीं पर भी नहीं हो, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, आपका काम बस लिखना है। पूरे आंसर स्क्रिप्ट में यू अगर लिखते हो वो एग्जामिनर है, वो कहीं पे भी नहीं है। आप क्यों उसको जबरदस्ती इन्वॉल्व कर रहे हो? बेचारा वो भी सोच में पड़ जाएगा, यार मैं कहाँ से आ गया हूँ यहाँ पर। और मैंने देखा है स्टूडेंट्स को यू लिखते हुए। कभी नहीं लिखोगे आई एन यू। हाँ, आई आप तब यूज कर सकते हो जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपसे पूछा जाए डू यू अग्री विथ दिस, तब आप बोलोगे यस आई अग्री विथ दिस। अदरवाइज कभी भी आई एन यू मेंशन नहीं करना, ना लेटर्स मेंशन करना। तो सबसे बड़ी गलती तो मोहित से यहीं पे हो गई। ओके, एग्जाम को क्या मतलब है आपने क्या न्यूज पढ़ा है? कोई मतलब नहीं है। ओके, अब उसके बाद जो मैं बताती हूँ कि ना, आप लोग कनेक्शन रखो, पैरा टू पैरा कनेक्शन, कंसेक्यूटिव लाइंस का कनेक्शन। अब इसने ये पैरा को एंड किया, इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। व्हाट इंक्लूड्स मतलब नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी इंक्लूड्स ये सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी। तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अब इसने बता दिया ये सब सारा सिक्योरिटी है। फिर से देखिए, अब क्या किया है, कोई कनेक्शन नहीं है। अब एग्जामिनर क्या सोचेगा कि चलो इसने तो ये ओपन कर दिया कि ये सारा सिक्योरिटी है, तो एग्जामिनर को लगेगा चलो हो सकता है ये बच्चा इकोनॉमिक सिक्योरिटी से अपना शुरू करे, कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी से कनेक्ट करके अपना कंटेंट को वो जनरेट करेगा, डेवलप करेगा। मगर नहीं, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब इस यहाँ पे इसने ओपन तो कर दिया मगर कोई डिस्कशन नहीं किया, मतलब टच एंड गो। इसको इसको मैं यही कहती हूँ, टच एंड गो वाला टाइप्स। अब इसने क्या कर दिया, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, गड़बड़ हो गई ना बात। ठीक है। अब इतना इसने लंबा लिखा है कि नेवी को ये करता है, एयरफोर्स को थोड़ा बहुत जनरल टाइप का, एयरफोर्स क्या करता है ये सब तो सबको पता है ना। ओके, बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का फैक्ट है। फाइन। अब एक और इसने क्या गलती की, अब जैसे जैसे ही आप लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में बता रहे हो, तो आप लोग तुरंत कुछ भी ऐसा हुआ है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ऐसा कुछ हुआ है इंडिया में तो आप लोग तुरंत बता दो। एम्स में हुआ,
हैकिंग, राजस्थान सरकार का वेबसाइट ही हैक हो गया था, अभी इसी साल की शायद बात है। फिर पावर ग्रिड हैक हुआ था मुंबई का, पूरी बिजली चली गई थी, आपको पता है, चाइना ने किया था। तुरंत बताओ, कितना जनरल है, ये तो कोई भी लिख लेगा। तो आप तुरंत वो एग्जाम्पल दो। अब जैसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी बहुत जनरल कर दिया है। फाइन। अब जैसे नेशनल सिक्योरिटी है, जैसे इसने मेक इन इंडिया लिखा है, तो मेक इन इंडिया कैसे नेशनल सिक्योरिटी इनहेंस करेगा? कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्शन टू व्हाट? कनेक्शन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? नेशनल सिक्योरिटी। तो सारा बहुत जनरल है। फिर एक पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी वाली प्रॉब्लम थी, जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसके ऐसे क्या, इंट्रो एंड द सेकेंड पैरा नॉट कनेक्टेड। ठीक है, एक फ्लो रहता है ना, कनेक्टिविटी रहती है। अब ये वाला देखिए, कंक्लूजन में एपीजे अब्दुल कलाम, ओनली द बेस्ट ऑफ द यूथ शुड बी अलाउड टू गार्ड द नेशन। राइट। तो अब लग रहा है ना कि कुछ यूथ के बारे में बोलेगा, नहीं, मगर सीधे नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट अबाउट गन्स एंड टैंक्स, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो मार्क्स इसको नहीं मिले हैं। ओके। अब मैं एक और स्टूडेंट का ऐसे में आ रही हूँ। क्वेश्चन है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अब इसकी राइटिंग जो है ना, ठीक है, मगर अगर ये अंडरलाइन करे तो बेटर रहेगा। अंडरलाइनिंग करने से क्या होता है कि आप लोगों को, एग्जामिनर को एफर्ट्स नहीं लगता है कि क्या लिखा है, एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर अंडरलाइन है तो। ओके। तो अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब इसका ऐसे देखिए, तो इसको मैंने कहा भाई, इस पैराग्राफ में हर चीज अंडरलाइन मत करो, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बस अंडरलाइन कर दो। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जैसे ही हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बोलेंगे, वैसे ही हमारे पास बहुत कुछ आ जाएगा, मतलब एग्जामिनर सोच लेगा, हाँ इसने ये तो लिखा होगा, ये तो लिखेगा, तो एट सरफेस लेवल एग्जामिनर पढ़ लेगा, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड, कॉमा, फुल स्टॉप नहीं पढ़ेगा फिर। ठीक है। अब उसके बाद इसमें रिफॉर्म्स ऑल्सो इंक्लूड द लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज 21 to 18। तो इसको बस अंडरलाइन कर दो, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा आपने क्या लिखा है। अब इसने क्या किया देखिए, लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज इतना थ्रू 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ऑल्सो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, कोई कनेक्शन है? मैंने एक जगह बता रहे भाई, एज को लोअर डाउन कर दिया, वो वोटिंग एज को, ठीक है, उसके बाद ईवीएम, तो कोई कनेक्शन नहीं है। इसको थोड़ा सा तो एक लाइन में एक और इलेबोरेशन हो जाए तो अच्छा नहीं होगा? दिस एम्पावर्स यू टू पार्टिसिपेट इन अ डेमोक्रेसी एंड वॉइस देयर कंसर्न। एक लाइन और ऐड कर दो, अच्छा हो जाएगा। फिर कंप्लीट सेंटेंस लिखना है स्टूडेंट्स, कंप्लीट सेंटेंस। अब इसने ना कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखा होगा, वरना मैं यहाँ पे लिखती नहीं। ऐसे ऑल्सो इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक मिनिमाइज द वोट टैंपरिंग एंड इंक्रीज एफिशिएंसी इन वोट काउंटिंग एंड इट ग्रेजुअली रिप्लेस, हाँ ये रहा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, एंड इट ग्रेजुअली रिप्लेस्ड, नहीं ये तो कंप्लीट सेंटेंस है। लीगल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल कंडक्ट एंड डिस्क्वाल अदर रिफॉर्म्स इंक्लूड। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पर इसने लिखा है कि हेल्प इंश्योर इन्फॉर्म कैंपेन्स व्हाइल मैंडेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटी डिस्क्लोजर बाय कंटेस्टिंग कैंडिडेट एम टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब ये क्या, क्रिमिनलाइजेशन में तो आराम से आ सकता है। इसने ऊपर जो क्रिमिनलाइजेशन रखा है, यहाँ पर लिखा है कहीं पे क्रिमिनलाइजेशन, ये रहा क्रिमिनलाइजेशन, तो यहीं पे ये वाली चीज क्यों नहीं मेंशन कर सकते हो? कितना स्कैटर्ड है। ऊपर क्रिमिनल के बारे में, क्रिमिनल कैंडिडेट्स के बारे में है, और यहाँ पर वो डिस्क्लोजर करना है उसका एसेट, ये सब ऊपर ही लिख दो। इसको कहते हैं स्कैटर्ड कंटेंट। ओके। अब लिस्टिंग, लिस्टिंग से भी बचना है। अब देखिए, लिस्टिंग इसने दी है, आगे दी है, मगर यहाँ पर देखिए, ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। आफ्टर 200, सॉरी, after 2000 reforms, such voter veritable paper VVPAT introduced, which added layers of transparency, allowing voters to verify their vote was correctly recorded. इंट्रोडक्शन ऑफ नोटा भी यहीं आ गया, वीवीपैट भी यहीं पे आ गया, फिर कैपिंग ऑफ कैश भी यहीं पे आ गया, सब कुछ यहीं पे आ गया, स्क्वीज कर दिया इसने। ओके।
क्या लिखा है मैंने, ऑल स्क्वीज्ड, सब कुछ स्क्वीज्ड है, देख लीजिए। इनर पार्टी डेमोक्रेसी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इनर पार्टी डेमोक्रेसी, इसी पैराग्राफ में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसी पैराग्राफ में वोटर एजुकेशन। एक आइडिया से दूसरे आइडिया जब आप शिफ्ट होते हैं तो आपको पैरा चेंज करना चाहिए, पहला रूल पैरा चेंज करने का। दूसरा रूल, एक पैराग्राफ में कम से कम 2 सेंटेंसेस होते हैं। तीसरा रूल, 2 पैरा में कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। ओके, ये चीज ध्यान रखना है। अब मैं आ रही हूँ अमित का पेपर, ये आरटीआई से निकाला गया है, ये 2023 का पेपर है, और ये है, क्वेश्चन पूछा गया था, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर्स, ये क्वेश्चन है। इसने शुरू किया बहुत अच्छे से। ओके, इसने एक स्टोरी दी, और वो रियल स्टोरी, आप लोग फिक्टिशियस स्टोरी मत देना, रियल देना, तो इसने रियल स्टोरी दी और शुरुआत इसकी बहुत अच्छी थी। 18-year-old boy clicked clear picture of moon, इतना, he claimed to have taken the help of parents, social media, YouTube, Discord to click the magnificent, और नासा ने वो एक पीछे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छा स्टोरी है। अब इस स्टोरी को आप इंट्रो से, ये स्टोरी हो गया, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, इसने भी डायरेक्ट हिट नहीं किया है क्वेश्चन को, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन को एक्सपोज नहीं किया है। ओके, ये चीज पहली अच्छी बात है, बहुत पावरफुल इंट्रोडक्शन है ये वाला। अब मगर सब वेस्ट हो गया, कैसे? ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ को सेकंड पैरा से कनेक्ट नहीं किया। इसने लिखा दैट विल हेल्प नासा एंड अमेरिकन स्पेस कम्युनिटी इन देयर रिसर्च। कितना बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट, कि नासा वो फोटो यूज करेगा रिसर्च के लिए, एक्सेप्ट कर लिया वो फोटो। अब शुरू कैसे, टीन एज एंड एज बिटवीन 112 to 19 इज एन एज ऑफ फुल ऑफ एनर्जी, मतलब ये उड़ गया, इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो फिर कनेक्शन कैसे है, द अबव फीट ऑफ द टीनेजर, अबव फीट ऑफ द टीन, फीट मतलब अचीवमेंट, ये वाला टीनेजर। तो कनेक्शन कैसे, नेक्स्ट पैराग्राफ में, द अबव फीट ऑफ द टीनेजर इज रिमाइंडर दैट टुडेज यूथ आर नॉट जस्ट ड्रीमिंग बिग बट अचीविंग बिग। प्लेटफॉर्म्स, अब मुझे ये सोशल मीडिया को एक्सपोज करना है, एक्सपोज करने का मतलब ओपन करना है, क्योंकि अभी तक इसने क्या ओपन किया, सिर्फ टीनेजर ओपन किया है, इस फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ टीनेजर ओपन किया है। मगर सेकेंड पैराग्राफ में हम सोशल मीडिया ओपन करेंगे, उसके बाद हम फिर इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो हो गया, आप समझे? यानी ऐसे क्वेश्चन में जितना भी कंपोनेंट है ना, की कंपोनेंट, उसको टर्न बाय टर्न ओपन करना है ना, एक बार में सबको ओपन कर दोगे। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर्स आर एज फॉलोज, दिस, ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे लिख नहीं सकते हो कि स्ट्रेट क्वेश्चन का स्ट्रेट आंसर दे दो, नहीं। ओके, तो शुरुआत टीनेजर से हुई, फिर सोशल मीडिया से होगी, तो सोशल मीडिया का ये है, Fit India is a reminder that today's youth are not just dreaming big but achieving. Platforms like social media is amplifying their talents, which is turning them global, क्योंकि ये ग्लोबल स्टार तो बन ही गया। ओके, इस तरह से आप कनेक्शन आपका हो गया, इसको आप इसी पैरा में रख सकते हो, फर्स्ट पैराग्राफ में ही रख सकते हो। ठीक है, तो कनेक्शन मिसिंग है। अब ये रेपिटेशन भी करता है, यहाँ पर देखिए, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड वेयर एवरीवन इज कनेक्टेड बाय वर्चुअल प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कनेक्शन हो रहा है, ये गया एरो इधर, सोशल मीडिया हैज बीन अ वर्चुअल प्लेस फॉर दीज टीनेजर्स। अरे बात तो वही है, तो इस तरह से है। और फिर हाँ, अब देखिए, जब हमारे पास कंटेंट नहीं होता है तो हम इसी तरह से रिपीट करते हैं, एज सोशल मीडिया इज फिल्ड विद लॉट्स ऑफ कंटेंट एंड पीपल गाइडिंग द वर्ल्ड इन दैट पर्टिकुलर कंटेंट कंटेक्स्ट। यू हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सोशल मीडिया। अरे आप सोशल मीडिया के बारे में बात कर लिए हो ना, ऊपर क्या किया, आप तो सोशल मीडिया के बारे में बात किए हो, इसके पहले टीनेजर्स के बारे में बात किए हो, है ना? अब इम्पैक्ट के बारे में बात करो, टीनेजर्स क्या करते हैं सोशल मीडिया, उसके बारे में बात करो। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर वर्ड्स, कोई मतलब नहीं है। फिर उसने बात करना शुरू किया, यहाँ पे यंग बॉय इन मुंबई एक एग्जांपल दिया। अब ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल ग्रेटा थनबर्ग अ यंग एनवायरमेंटलिस्ट। अरे ये कंप्लीट सेंटेंस है क्या, नाम लिख दिया यंग एनवायरमेंटलिस्ट, ये कोई कंप्लीट सेंटेंस, ये इंग्लिश का पेपर है भाई, कंप्लीट सेंटेंस लिखना पड़ेगा। ओके, और आगे देखते हैं, इसको ऐसे में देखिए कितने मार्क्स आए, पहले मैं वो दिखा देती हूँ। चलिए, यहाँ कहाँ इसके मार्क्स लिखे हैं, आई डोंट, चलिए देखते हैं आगे होगा इसका मार्क्स। उसके बाद
अब इम्पैक्ट है तो इम्पैक्ट में मैंने बताया कि क्या क्या अर्निंग का, सोशल मीडिया से वो लोग अर्न करते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, स्ट्रेस बस्टर होता है। तो ये सब इसने लिखा है कहीं पे। अब जैसे बाय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस ऑनलाइन कॉम्पिटिशन, तुरंत का तुरंत एक एग्जांपल दे दो। ओके। अब बून है तो हमारे पास बेन भी है। अब इसने लिस्टिंग की है, देखिए कैसे लिस्टिंग की, ऑल थ्री डिफरेंट स्क्वीज्ड इन वन सेंटेंस, ऑल थ्री डिफरेंट पीसेस ऑफ कंटेंट स्क्वीज्ड इन वन सेंटेंस। ये स्क्वीजिंग सही बात नहीं है। फेक न्यूज ओवर द सोशल मीडिया हैज मिसलेड मेनी चिल्ड्रन एंड ड्रॉन देम टुवर्ड्स एन इनसिक्योर फ्यूचर। देयर हैज बीन द केसेस ऑफ साइबर बुलिंग, हैकिंग, यूथ ट्रेनिंग, यूथ, व्हाट इज इट, यूथ ट्रेनिंग टेररिस्ट such as ISI that lured them through social media. ओके। अब ये तो इसने ऐसे लिस्टिंग की। अच्छा, अब ये जो दो है, मगर तीन का आप लिख सकते हो, मगर तीनों एकदम अलग है। साइबर बुलिंग, आप क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर्स, तो साइबर बुलिंग का एक अलग बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ कंटेंट है। इसका एक अलग पैराग्राफ होना चाहिए। हैकिंग का अलग होना चाहिए, यूथ ट्रेनिंग का अलग होना चाहिए। इसे सब एक मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद उसके बाद हैकिंग, देखिए हैकिंग फिर से इसने यहाँ पे बात की। मैंने लिखा है पैरा कैटेगरी में डिवाइड करो, साइबर बुलिंग, टेररिस्ट, पोर्नोग्राफी, ये सारा अलग अलग करो, हेल्थ, गेम, सब अलग अलग। ठीक है। अब जब सोल्यूशन है तो बैन कर दिया, डीपीडीपी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी अगर सोशल साइबर सिक्योरिटी सब का आएगा, आपको डीपीडीपी एक्ट लिखना ही पड़ेगा। पबजी, सोल्यूशन के बारे में और बात करना है। ओके, इसको 15 आए हैं। अब यहाँ पे कंक्लूजन दे रहा है, ये कंक्लूजन है। अब फिर उसके बाद जब कंक्लूजन एक ही पैराग्राफ में आता है, आप उसको 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ में क्या लिखोगे? इसलिए देखिए यहाँ पे कंक्लूजन एक पैराग्राफ में कम से कम 2 सेंटेंसेस होता है। ये कंक्लूजन बिल्कुल इंप्रेस नहीं किया एग्जामिनर को। ओके। अब हम आते हैं इस अननोन कैंडिडेट का पेपर में, इसको एसए में आया है 30। ओके। इसने एसए लिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी। अब इसमें इस ऐसे क्वेश्चन में एक की कंपोनेंट है और आपका दो, और एक प्रोटेक्शन पे है, तीन है। इसका मतलब है ये सोल्यूशन बेस्ड ऐसे क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोटेक्शन की बात आ रही है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही एक्चुअली में सोल्यूशन है इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने का। तो ये सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसका मतलब सोल्यूशन पे आपको ज्यादा बात करनी है, प्रॉब्लम पे भी करनी पड़ेगी। मगर आई मीन अगर आप प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो फिर सोल्यूशन कैसे बताओगे? बिना बिना टॉकिंग अबाउट, विदाउट टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन एंड प्रॉब्लम, यू कांट टॉक अबाउट सोल्यूशन, राइट? तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम के बारे में बताना होगा। ठीक है। अब देखिए इसको 30 आए हैं, तो 30 आने का रीजन है, इसका मतलब है एग्जामिनर ने पढ़ा है इसका। इसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स नहीं मिले, पूरे में सब में 2 2 2 मिले। क्यों मिले वो भी बता दिया। अब ऐसे में इसको 30 इतना अच्छा कैसे मिला है? अब ये ऐसे क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोटेक्शन, इसने शुरुआत नहीं की। इसने ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट से शुरुआत की, न इकोलॉजी से, न प्रोटेक्शन से। डायरेक्ट हिट नहीं किया, कितनी अच्छी बात है। इसने शुरू किया रिसोर्सेज आर इनफ टू मीट वंस बेसिक नीड्स बट नॉट फॉर वंस ग्रीड। अब इस कोटेशन को इसने कनेक्ट किया नेक्स्ट लाइन से, इट हैज बीन राइटली सेड दैट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एनर्जी आर इन इनफ अमाउंट टू मीट आवर डेली रिक्वायरमेंट्स, बट मिस यूज एंड ग्रीड लीड टू द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हो गया ना कनेक्शन? क्यों नहीं मिलेगा इसको मार्क? शुरुआत में देखकर एग्जाम में इंप्रेस हो जाएगा। अब एक और खास बात आप देखिए कि इसने ना अंडरलाइन नहीं किया इंट्रो को। इंट्रो को कभी अंडरलाइन नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। बच्चे तो जैसे ही लिखना शुरू, चलो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी, और भरपूर अंडरलाइन करते हैं, मतलब भर भर के, मतलब इतना अंडरलाइन करते हैं कि जो नॉन अंडरलाइन सेंटेंस है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लग जाता है। ऐसी हालत हो जाती है। एनीवेज, यहाँ पर फिर हेंस, हेंस से इसने ये वाला को कनेक्ट किया पहले वाले सेंटेंस को। डिप्लीशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, हेल्थ, देयर इज अ नीड फॉर मेकिंग देयर यूसेज इन अ सस्टेनेबल मैनर। अब ये आ गया सस्टेनेबल पे, मगर अभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे नहीं आया, इसने सिर्फ अभी सस्टेनेबल के बारे में बात की। कितने ब्यूटीफुली ऐसे क्वेश्चन को वो अनफोल्ड कर रहा है, ये बहुत ब्यूटीफुली। फिर
सस्टेनेबल मैनर सो दैट रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। अब सस्टेनेबल मैनर को अब इसने कनेक्ट किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये आया है सेकेंड पैराग्राफ में, ही इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने भी स्टूडेंट्स को कहा है कि ऐसे क्वेश्चन को जो धीरे धीरे एक्सपोज करेंगे ना, तो ऐसे का कंटेंट जो है ना, उसकी ब्यूटी बहुत इनहांस हो जाती है। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? टू द डेवलपमेंट इन रिसोर्सेज आर बीइंग saved in order to use for upcoming future generation। अब देखो, अभी भी ये इकोलॉजी पे नहीं आया है, इकोलॉजी आया ही नहीं अभी तक, धीरे धीरे आएगा। इन ऑर्डर टू यूज बाय आवर अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन। अच्छा, ये पैराग्राफ चेंज नहीं किया, पैराग्राफ यहाँ पे चेंज हुआ है। ठीक है, अब इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बता दिया ये क्या है। पहले सस्टेनेबल मैनर में करना चाहिए, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। अब क्यों जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बाय, इसने ये बात कर ली। ओके, अब उसके बाद क्यों जरूरी है? लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, हेल्थ, देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मेकिंग मोर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जरूरी है क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए। मगर हो क्या रहा है इसमें, यहाँ पर इसने बताया कि ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन डिमांड्स आर इंक्रीजिंग फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, हेंस देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर मेकिंग मोर कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताया। अब यहाँ पर इकोलॉजी और इकोसिस्टम यहाँ पर एक्सपोज हो गया पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन, बहुत अच्छे से धीरे धीरे अनफोल्ड कर रहा है। फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ग्रीन हाउस गैसेज, इंक्रीज ग्रीडीनेस, जो पहले बोला ना ग्रीडीनेस, यहाँ पे अर्थ इज सफरिंग फ्रॉम। हाँ, अब इस ग्रीडीनेस की वजह से क्या हो रहा है? इस ग्रीड की वजह से ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है। अब ये लिस्ट नहीं दे रहा, आप देखिए, लिस्ट अगर देना है ना तो 3 से ज्यादा नहीं दोगे। 4 दे दिए तो वो लिस्टिंग हो गई, 3 दोगे तो वो लिस्टिंग नहीं है। और 3 एक साथ टाइप का देना है। ग्लेशियर 1, ओशनिक टेम्परेचर 2, राइज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ हीट, ये सारे प्रॉब्लम्स बता रहा है। ओके, hence to prevent and control the emission of greenhouse gas, it is necessary to make limited use of resource in order to make a sustainable development for all। ओके, अब यहां से ये सोल्यूशन के बारे में बात करने लग गया, यानी ये सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो सोल्यूशन पे ज्यादा बात करना है। तो इसने 1.5 पेज प्रॉब्लम के बारे में बताया, क्यों जरूरी है वो बता दिया, बात खत्म। प्रॉब्लम को इसने बहुत इलाबरेट नहीं किया है, क्योंकि इस कैंडिडेट को पता है कि मुझे सबसे ज्यादा सोल्यूशन पे बात करनी है, तो इसने प्रॉब्लम को बहुत थोड़े में बता दिया। आप देखो, बहुत ब्रीफली बताया है। ओके, फिर ब्रीफली बताकर सोल्यूशन पे आया, और कोई लिस्टिंग नहीं है। देखिए, दिस गोज आर नीड टू प्रिवेंट, एक पॉवर्टी, हेल्थ इश्यू, इंश्योरिंग बेटर, 3 ही। वरना बच्चे कॉमा दे दे देकर, कॉमा बहुत कॉमा दे देकर पूरा पता नहीं एक पैराग्राफ का लिस्टिंग ही कर लेते हैं ये लोग। नेक्स्ट देखिए, फिर ये सब बताया पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। अगर आप लोग का एनवायरमेंट पे क्वेश्चन है तो पेरिस क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट के बारे में बताना पड़ेगा, कोप के बारे में बताना पड़ेगा, मगर इसने नहीं बताया, मगर बता सकते हैं, अच्छा रहेगा। ओके, और फिर रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब सारा सोल्यूशन सारा अब इसने फिर से लिस्ट किया है, मगर ये लिस्टिंग नहीं है क्योंकि इसने सिर्फ 3 मेंशन किया है, 1, 2 और 3। ओके, फाइन। फिर अब ये ऑलमोस्ट कंक्लूजन पे है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड टू प्रोटेक्ट इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट इन नेसेसरी द ग्लोबल वार्मिंग। अब इसने कंक्लूजन कर दिया है, बस इसको मिल गया 31। अब इसके ऐसे के आंसर में अच्छी बात क्या है, और मुझे जो खराब बात लगी वो क्या लगी? कोई आई नहीं है, कोई लेट्स नहीं है। देखा आप लोग, मुझे याद है हमारे बैच में ऋतिक है, तो जो मेरा फ्री इनिशिएटिव वाला प्रोग्राम है उसमें उसने ज्वाइन किया था, और वो अपना जो ऐसे क्वेश्चन लिखता था, ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखता था, वो इस तरह से लिखता था, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस। ओके, नाउ आफ्टर डिस्कसिंग दिस वी विल गेट इनटू दिस, है ना, इस तरह से लेटर्स करके। मैंने उसको मना किया, बोले कि फिर वो ऐसे का जो आंसर है ना वो बहुत अच्छा नहीं लगता है, मतलब इमोटिव नहीं लगता है, बहुत ड्राई ड्राई सा लगता है, ऋतिक ने ऐसे बोला था। जबकि ये सब है ना ऐसे में यूज ही नहीं होता है। ये सब पता है किसमें यूज होता है? स्पीच राइटिंग, जो सीबीएसई बोर्ड में स्टूडेंट्स के लिए आता है ना, स्पीच आता है, उसमें ये सब लिखते हैं। आप चैट जीपीटी में जाओ और बोलो कि इस पर ऐसे लिखना है, चैट जीपीटी भी ये सब यूज नहीं करेगा, आई लेट्स कुछ नहीं यूज करता। ओके, खैर ये एविडेंस आपको दिख ही गया, इस बच्चे ने लिखा नहीं है, उसको 30 आया। कोई लिस्टिंग नहीं है, पैरा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है,
एक दूसरे क्वेश्चन से कनेक्टेड है, सबसे इंपॉर्टेंट। कोई एक्स्ट्रा बात नहीं लिखी गई है, इकोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोल्यूशन, सिर्फ सोल्यूशन में एक्स्ट्रा बात इसमें किया नहीं है। कहीं पर भी इसने इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं रखा है, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, गवर्नमेंट विल्स ये सब कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। और क्वेश्चन को इसने एक्सपोज भी एकदम धीरे धीरे किया है, बहुत पेशेंस के साथ। प्रॉब्लम मुझे क्या लगी, लॉन्ग पैरा है और बहुत सारा अंडरलाइनिंग है। इंट्रो तो नहीं है अंडरलाइनिंग अगर आप देखोगे, मगर कहाँ गया, इंट्रो नहीं है, मगर उसके बाद आप अंडरलाइनिंग देखोगे ना, बहुत है, बहुत। इतना ज्यादा अंडरलाइन मत किया करो स्टूडेंट्स। मैं एक स्टूडेंट का आंसर शेयर करती हूँ, मैंने पब्लिक ग्रुप में भी शेयर किया है, उसका ना अंडरलाइन करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप वैसे ही अंडरलाइन करोगे तो अच्छा रहेगा। और लॉन्ग पैरा है, पैरा मुझे बहुत बड़ा बड़ा लगा है, मगर ये इससे ना मार्क्स पे कुछ ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। मगर पैरा भी इसको आता है, इसको सेंस है पैरा चेंज करने का। अभी यहाँ पे सॉल्यूशन को कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए इसको पता है, तो इसने नेक्स्ट पैरा में डाल दिया। ओके, तो इसको ये भी पता है कि पैरा कैसे चेंज करना चाहिए और कब चेंज करना चाहिए। ओके, अब इसके अलावा मैं अंडरलाइन का मैं अगर बोलूं तो अभी नाम का एक स्टूडेंट है, वो हैव टू फाइंड आउट, तो उसका जो अंडरलाइनिंग करने का जो तरीका है ना, वो मुझे बेस्ट लगता है। अगर वैसे ही अंडरलाइन करें तो सही रहेगा। हैव टू जस्ट, मैंने उसका ओपन नहीं किया है। लेट्स सी इसमें अगर इसका होता है, ये रहा। आप लोग को नजर आ रहा है स्क्रीन में, सभी को नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? देखिए अंडरलाइन, यस। ठीक है। अभी मुझे ये नहीं पता ये कि इंपॉर्टेंट अंडरलाइन किया है कि नहीं, मुझे याद नहीं है, मगर अंडरलाइन करने का इसने पेंसिल से अंडरलाइन किया है, दिख रहा है। मतलब आप समझे, बहुत ज्यादा आप लोग अंडरलाइन करोगे तो नॉन अंडरलाइन हाईलाइट हो जाता है, ये चीज आप देखिए। बैकलॉग ऑफ केसेस, क्वेश्चन है जुडिशियल रिफॉर्म्स पर, तो प्रॉब्लम पहले बताएंगे क्योंकि ये सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्रॉब्लम पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बैकलॉग ऑफ केसेस, फिर पॉपुलेशन रेशियो को अंडरलाइन कर दिया, शॉर्टेज ऑफ जजेस को अंडरलाइन कर दिया, इनएडिक्वेट नॉलेज, हाई कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, तो इस तरह से अंडरलाइन करो स्टूडेंट्स। ओके, फर्स्ट सेकंड मैंने उसको मना किया इस तरह से नहीं लिखने के लिए। ओके, अच्छा, हम कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मैम क्या आप प्लीज मेरे पैसेज को आज के इवेलुएट कर सकते हो आज अभी? आपका मैंने इवेलुएट किया है ना अनुब्रा? आर्यन बोल रहा था मैम। अच्छा आर्यन, ओके। मैम उससे पहले एक क्वेश्चन था। हम्म मैम ये प्रॉब्लम बेस्ड या सोल्यूशन बेस्ड ऐसे जो आप बताते हैं वो कैसे पहचानते हैं, मतलब मेरे को दिक्कत होती है उसमें। हम्म देखिए, अभी हम लोग ने सोल्यूशन बेस्ड ऐसे हम लोग देखा सस्टेनेबल, उसमें ना सोल्यूशन बेस्ड ऐसे क्वेश्चन में हर चीज पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉजिटिव, प्रोटेक्शन पॉजिटिव, इकोलॉजी पॉजिटिव, ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म रिफॉर्म पॉजिटिव, इलेक्टोरल रिफॉर्म रिफॉर्म पॉजिटिव, तो सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अंडरस्टूड? ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, अब ये आर्यन का है। अब आर्यन देखिए, आपने शुरू किया वही सारी चीजें जो मैं सबको बता रही हूँ, अब डे वन से बता रही हूँ। कोटेशन को कनेक्ट करो, प्रेजेंस ऑफ जस्टिस, ये कोटेशन है, पीस एंड सिक्योरिटी आर नॉट मेनली अबाउट द एब्सेंस ऑफ वॉर बट द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ। तो आपने कनेक्ट ही नहीं किया। मतलब जस्टिस और लॉ के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट के बारे में बता रहे हो, कनेक्शन मिसिंग। ओके, फिर पैरा चेंज करने नहीं आया है। ओके, ऊपर आप बता रहे हो एक्सटर्नल इंटरनल, फाइन ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, और फिर नीचे वाले पैराग्राफ में पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म के बारे में बता रहे हो, तो आप अलग पीस ऑफ कंटेंट ले रहे हो, तो पैरा इमीडिएटली चेंज कर दो, क्यों कंटिन्यूटी में रखे हुए हो?
ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आपने साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया, तो मैं सीधे बोलती जैसे ही आप ये सब चीज के बारे में मतलब तुरंत एग्जाम्पल देना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। ओके, अब इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी के बारे में बताया तो उसको आपको नेशनल सिक्योरिटी से कैसे ही कनेक्टेड आपको ये बताना पड़ेगा। ओके, आपको क्वेश्चन से ये वाला, जैसे ये वाला अच्छा लिखा है आपने, आपकी राइटिंग अच्छी है, बहुत नीट लिखते हो, वर्ड्स के बीच में गैप अच्छा है। देखिए, आपका बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा है आगे कि आप क्वेश्चन से कनेक्ट नहीं कर रहे हो। कनेक्टिविटी मिसिंग, एग्जाम्पल मिसिंग, कनेक्शन टू ऐसे क्वेश्चन मिसिंग, यही प्रॉब्लम है। ओके, और रफ वर्क के लिए अनिकेत मिलेगा, शायद मिलेगा, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी कि अभी मुझे पता नहीं आंसर सिर्फ कैसी है। अमित से मैं पूछ के फिर हम लोग इस पे एक फाइनल जो डिस्कशन होता है ना वो करेंगे। अच्छा, मैम अमित बात कर रहा हूँ। हाँ अमित, रफ वर्क के लिए पेजेस रहते हैं क्या? हाँ मैम, वो पीछे के पेजेस में आप कर सकते हो, नो इश्यूज। अच्छा, पीछे और मतलब अगर आंसर शीट के बैक साइड में आप रफ लिख करके आप अपना रफ यूज कर सकते हो, लेकिन कंसिडरिंग कि जो भी आप जो पार्ट मतलब बेसिकली आंसर शीट का जो भी सेक्शन आप चेक नहीं कराना चाहते, इवेलुएट नहीं कराना चाहते, हम्म उसको आपको स्ट्राइक करना होता है। लाइक अगर रफ वर्क भी आपने किया तो बाद में आप उसको स्ट्राइक कर दो। हम्म तो वो आंसर शीट के इंस्ट्रक्शन पे क्लियरली मेंशन्ड है बेसिकली। देखिए, जो भी आप पेज को रफ वर्क के लिए असाइन करोगे तो ऐसे बड़ा सा लिखोगे रफ वर्क। फिर रफ वर्क करने के बाद आप चाहोगे ना कि ऑब्वियसली इसको इवेलुएट न करे, वो तो आपका रफ वर्क है, तो ऐसे डायगनली आप उसको स्ट्राइक ऑफ कर दोगे। अंडरस्टूड अनिकेत? अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? और मैम जैसे आपने बताया कि हमें मतलब एकदम से स्टार्ट नहीं करना पड़ता होता वो टॉपिक, पर जैसे कोई वन वर्ड का टॉपिक आ गया जैसे करप्शन, उसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में? वो तो डायरेक्ट ही स्टार्ट करना पड़ेगा शायद। वेरी नाइस, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे बताइए, अगर सपोज आप लोग बताइए कोई भी करप्शन अगर आता है तो आप लोग कैसे स्टार्ट करोगे? और ये कंडीशन है आप लोग डायरेक्ट करप्शन से नहीं स्टार्ट कर सकते। अब बताइए, जस्टिस वर्मा से लिंक करेंगे। हिंदी में ही बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई मैम एनो एनेक्डोट दे के कर सकते हैं? और जैसे कहीं पे अंडर वो असली डेवलपमेंट वाला हुआ है? एनेक्डोट जो भी दोगे ना, प्लीज असली वाला दो ना, देना, फिक्टिशियस मत देना। मैम जस्टिस मैम ये वर्मा सर का एनेक्डोट होता केस। क्या है, ये नहीं पता मेरे को तो अभी तक। हाँ, ये एनेक्डोट क्या होता है? स्टोरी, ओके। स्टोरी मगर असली दो, नकली स्टोरी नहीं। जैसे अभी अमित ने दिया था अपने इसमें 2023 वाले में, असली स्टोरी था वो। वो मजा भी आता है, नकली स्टोरी में तो बच्चों को मजा आएगा। ठीक है, मैम जैसे कोई और भी प्रॉब्लम बताते बताते ऐसे बता सकते हैं कि करप्शन भी इसमें से एक प्रॉब्लम है, फिर वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्यों ना हम इंडिया से स्टार्ट करें, भारत से स्टार्ट करें और भारत को बहुत ब्यूटीफाई करें, उसको ग्लोरीफाई करें। ठीक है, तो आप इंडिया से स्टार्ट करिए और अच्छी बातें इंडिया के बारे में लिखिए। ओके, और फिर कैसे मैं बताती हूँ। इंडिया का आप जीडीपी बताइए, वो इकोनॉमिक पावर हाउस है ये बताइए। ओके, ठीक है। आ, बहुत सारे एनआरआई बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में हैं, अमेरिका में, फिलीपींस में, सब बताइए। और फिर मगर मगर इंडिया कहाँ, उसका जो इंटरनल जो इंडिया का है उसमें क्या प्रॉब्लम, इट इज प्लेग्ड बाय व्हाट, करप्शन। तो इंडिया का जो करप्शन है उसकी वजह से इंडिया अपना फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट यू टॉक पॉजिटिव अबाउट इंडिया, देन सेकेंड पैराग्राफ में आप कनेक्ट करो पॉजिटिव को नेगेटिव से और करप्शन को एक्सपोज कर दो सेकेंड पैराग्राफ में। अब उस करप्शन में भी बहुत सारा करप्शन है। ओके, कहाँ कहाँ करप्शन है? पॉलिटिकल करप्शन तो दिखता ही दिखता है, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है, लोअर मैम लेवल। इसको हम्म मैम इसको ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं क्या कि हम लोग जैसे इंडिया का करंट पोजीशन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो होता है नहीं उसमें बता सकते नहीं, हैं? नहीं, मत करो मत करो, ये आप अच्छा, बाद में, डेटा से स्टार्ट नहीं करना है। मत करो। अच्छे से अच्छी चीज से स्टार्ट करो ना, क्या प्रॉब्लम है? इंडिया में तो और भी तो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं।
हम ऐसे कर सकते हैं क्या, जैसे बैकग्राउंड में ब्रिटिश, मतलब ऐसे बताया कि जैसे गोल्डन बर्ड कहा जाता था बिल्कुल, अपन को। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। और मैम ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमने कुछ सिस्टम बोरो किया, उसमें से ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो था। करेक्ट। हिस्ट्री से शुरू कर दो। हाँ जी। एक्चुअली में करप्शन हमें तो किससे मिला है? ब्रिटिशर्स से ही तो मिला है। हाँ, उन्हीं का तो ब्यूरोक्रेसी है जो चल रहा है। शुरू करो, क्या दिक्कत है? अच्छा। मैम एक डाउट है मेरा। मैम मुझे ऐसे लिखने में दो तीन इश्यूज आ रहे हैं, इवन दो मैं मतलब आरटीआई तो आपने देखा ही है मेरा वे ऑफ राइटिंग क्या है नहीं, क्या नहीं। नाम बताइए, ए पर्सन पता। अमित बात कर रहा हूँ। ओ, अमित बात कर हाँ रहा हूँ। हाँ, अमित सॉरी। बताइए। हाँ तो मैम आरटीआई आपने देख रखा है कि आपने इवेलुएट कर रखा है मेरी क्या राइटिंग की क्या लेवल थी पहले, और अभी आप खुद मेरा ऐसे चेक कर रहे हो तो यू नो वेरी वेल। बट हम्म। मुझे इश्यूज जो आ रही है अभी परसिस्टेंटली ये इशू मेरे साथ कैरी ऑन हो रहा है। ये एक चीज तो एक मुझे कंक्लूजन लास्ट में समझ नहीं आता, कभी कभी मैं ब्लैकआउट हो जाता है। जैसे जो आपने आरटीआई देखा है उसमें जो लास्ट लाइन है मैं उसे कंक्लूजन समझ के उसको लिख रहा था, टाइम नहीं था और टाइम पे पेपर चला गया इसलिए मैंने वो कंक्लूजन कंप्लीट भी नहीं किया था। हम्म। और ये मैम हैंस सोशल मीडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इंडियन टीनेजर्स, मैं उसको आगे भी लिखना चाह रहा था, स्ट्रेच करना चाह रहा था, बट टाइम खत्म हो गया था। हम्म। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं कंक्लूजन जस्टिफाई नहीं कर पाता, तो मैं कंक्लूजन लिखूं कैसे या मैं उसको प्रोसीड कैसे करूँ, स्टार्ट कैसे करूँ कंक्लूजन को। देखिए। ये तो ठीक है, सबको समझ में आता है कि पॉजिटिव नोट पे एंड करना होता है कंक्लूजन का, बट हम्म। इसमें स्टार्टिंग कहाँ से किया जाए ये समझ नहीं आता है मुझे। देखिए, मैं बताती हूँ। सबसे नहीं, इनको बताया था, म्यूट कर लो। देखिए, सबसे पहली चीज है, इंट्रोडक्शन में आप लोगों को पूरा ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज नहीं करना होता है। ओके। मगर कंक्लूजन में आप सारे ऐसे क्वेश्चन की की कंपोनेंट को अपने कंक्लूजन में इंक्लूड करोगे ही करोगे। फाइन। उसको फिर इंटरलिंक करोगे। जब इंटरलिंक करोगे तो आपने जो भी लिखा है एंटायर, जैसे मैं इसका बताती हूँ, चलिए इसका कंक्लूजन देखते, वो सारा एंटायर चीज उसमें आ जाना चाहिए विथ योर ओपिनियन। ठीक है, अब ये इसका कंक्लूजन है। तो इसने यहां से शुरू किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसे क्वेश्चन में था ना, इकोलॉजी ऐसे क्वेश्चन में था, प्रोटेक्ट ऐसे क्वेश्चन में था। इस बच्चे को आता है ऐसे लिखना। वो सारा की कंपोनेंट कंक्लूजन में मौजूद होना चाहिए और इसने डाला है। A sustainable development and need to protect ecological environment is very necessary. सिंपल, मगर एकदम रूल के अकॉर्डिंग इसने कंक्लूजन लिखा है। एज इश्यूज, तो मैं समझ नहीं पा रही, ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज डिप्लीशन, ये सारा डिप्लीशन ऑफ नेचुरल इसने बात की है, क्लाइमेट चेंज इसने बात की है, आर हैपनिंग फॉर कंस्ट्रक्शन व्हीकल पर्पसेस, वी नो दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, उसने बात की है पहले। इन आर एनवायरमेंट हेंस देयर इज अ नीड टू प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ये भी ऐसे क्वेश्चन का पार्ट है। ओनली बाय टेकिंग, अब ये सोल्यूशन पे आ रहा है, प्रॉब्लम इससे पहले बताई थी ना प्रॉब्लम, तो उसने वापस से कंक्लूजन में प्रॉब्लम बता दी छोटे में, फिर उसके बाद इसने सोल्यूशन बता दिया छोटे में, सोल्यूशन पहले भी बताया था। होलिस्टिक अप्रोच, वी कैन होप टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तो ग्लोबल वार्मिंग बताया हुआ है, एमिशन बताया हुआ है। तो बेसिकली बेसिकली वही चीज रिपीट करना है, मगर इस तरह से रिपीट करना है जैसे कि आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं। अंडरस्टूड? फर्म ओपिनियन। इसमें मैम और अलग से देखो, इसने कुछ अलग से ऐड नहीं किया है अपने कंक्लूजन में, कुछ भी अलग से ऐड नहीं किया है। इसने जो ऊपर लिखा है वो यहाँ पर एकदम ब्रीफली लिख दिया है, मगर आप अलग से ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है, कंटेंट है, जैसे अगर मैं होती तो इसमें ऐड करती। जो प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलो डेवलप नेशन तो फिर भी कर सकते हैं, उनके पास फंड्स है, मगर पुअर नेशन है या डेवलपिंग नेशन है, उनको कौन फंड्स प्रोवाइड करेगा? उनको डेवलप नेशन को फंड्स प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि वही तो कंट्रीब्यूटर है, मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। उन्होंने, उन्हीं की तो वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, और एट द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट, एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजी, वो लोग ने अपना डेवलपमेंट किया, अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है। अंडरस्टूड? तो उनको फंड्स प्रोवाइड करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, मगर अभी कंफ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन।
फंड्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है। बड़ी बड़ी बातें जरूर बोल रहे हैं ये लोग, ये COP 29, 30, 42 पता नहीं कौन कौन सा वो लोग मीटिंग रखेंगे, सब कुछ बात हो जाएगा, मगर कुछ प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होगा। तो USA है, ये ब्रिटेन है, जर्मनी है, डेवलपिंग कंट्रीज को ऑर्डर दे रहे हैं, भाई अपना कार्बन एमिशन को रिड्यूस करो। अरे होते कौन है ऑर्डर देने वाले? आप फाइनेंस करो, हम कर देंगे। ग्रीन टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड करो, हम करेंगे। ओके, वो लोग तो डेवलप्ड हो गए हैं, तो वो लोग तो चाहे तो कर सकते हैं, हम लोग तो उस स्टेज में ना डेवलपमेंट के। तो चाहो अगर नॉलेज है तो आप लोग इसको ऐड कर सकते हो। अंडरस्टूड? एनीथिंग एल्स? जैसे अगर कोई ऐसे है रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, तो मैम इसमें डायरेक्ट इंडियन जुडिशरी के बारे में बताओ, इंडिया के बारे में बताएंगे, फिर जुडिशरी के बारे में बताएंगे, फिर रोल के बारे में बताना होगा? देखिए, आपको रोल के बारे में सबसे ज्यादा बताना है, हाँ। ठीक है? तो आप इंडियन जुडिशरी के बारे में बताओ। सेकंड, इंडियन जुडिशरी का फैक्ट बता सकते हो, या इंडियन जुडिशरी का हिस्ट्री बता सकते हो। फिर सेकंड पैरा से आप रोल बताना शुरू कर दो। ठीक। ओके, ओके स्टूडेंट्स। पुनीत, मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। मैम जो आप ऐसे टॉपिक्स देते हो तो क्या उसको इंटरनेट से थोड़ा बहुत ब्रीफ में रीड करके लिख सकते हैं क्या? देखिए, आप लोग आराम से करो, एक्सप्लोर आराम से करो, ठीक है? अभी आप लोगों को मौका मिल रहा है एक्सप्लोर करने का, आपका कंटेंट रिच हो जाएगा। तो जब एक्सप्लोर कर रहे हो ना गूगल से, तो उसको अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद डू नॉट कॉपी डाउन, उसके बाद बंद कर दो, उसके बाद यू राइट इट ऑन योर ओन, ठीक है? हाँ जी। ऐसे नहीं कि ओके। देख देख कर लिख रहे हो, वो काम मत करना। हाँ जी, हाँ जी, वो अपनी लैंग्वेज में। हाँ बिल्कुल। अच्छा। एनीथिंग एल्स? पुनीत ने क्लाइमेट जस्टिस एंड इक्विटी, ये जो अभी मैं बात कर रही थी ना क्लाइमेट फाइनेंसिंग की, ये एक्चुअली ये इस टॉपिक में आता है, क्लाइमेट जस्टिस एंड इक्विटी इसमें आता है ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, आप लोग में तो खैर आएगा भी नहीं। एनीथिंग एल्स स्टूडेंट्स? ओके देन, थैंक यू वेरी मच।